आप सभी का प्रसाद क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर 9 है उसका पहला लेक्चर हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लीज शेयर करें। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि ये चैप्टर का जो मेन बेसिक जो है इसका नाम फोर्स है। तो फोर्स से रिलेटेड हम आपको बातें बताने जा रहे हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या है, फोर्स का डेफिनेशन सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। फोर्स होता क्या है, तो फोर्स इज ए पुश और पुल। सिंपल सा आप समझ रहे हैं कि फोर्स या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट न्यूटन होता है। देखिए इसका सीजीएस यूनिट फोर्स जो होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट यहाँ पे डाइन रखा गया है और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट में कुछ पॉइंट है। फोर्स अफेक्ट मोशन। जो फोर्स है मोशन को इफेक्ट करता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी मूव कर रही है रोड पे और आपने इधर से अचानक से ज्यादा फोर्स लगा दिया, इस केस में क्या होगा, वो डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा। तो यही बात बोला गया, फोर्स इज अ सर्टेन डायरेक्शन कैन बी लीड टू चेंज इन मोशन। तो ये आप नोट करोगे और ये बात आप समझ गए होंगे। आइए तो देखते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमें फोर्स को समझने के लिए, वो है मोमेंटम। मोमेंटम को P से लिखते हैं और मोमेंटम का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मोमेंटम में केवल P से रिप्रेजेंट करते हैं और मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही मोमेंटम होता है। यहाँ देखिए मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए एसआई यूनिट जो मोमेंटम का होता है, यहाँ देखिए मास का केजी मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे मिलेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोमेंटम के बाद बात आती है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में आइए देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। देखिए मैं पहले आपको ऐसे समझा देता हूं कि जब तक कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अगर कोई गाड़ी है अगर वो रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको डिस्टर्ब ना करें। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है और आप उसको, जब तक वो मोशन में रहना चाहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करें। तो यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्टेट दैट द एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन unless the compelled to the change its state by the action. It is also called law of inertia भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं इनर्सिया के बारे में आपको। तो इनर्सिया पहले आप हेडिंग करोगे इनर्सिया, फिर हम समझाते हैं यहाँ से इनर्सिया क्या होता है। फिर इनर्सिया भी सेम फर्स्ट लॉ ही इनर्सिया होता है, लेकिन अगर इसमें कोई डेफिनेशन चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से, इनर्सिया केवल, इनर्सिया इज दैट प्रॉपर्टी, लिखते जाइए, इनर्सिया इज दैट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी केवल ऑफ ए बॉडी by virtue of which it opposes any change in its state of rest
स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन, a body which has greater mass has higher inertia. In other words, mass of body is a measure of its inertia. आइए तो फिर से इसको समझते हैं। हमने क्या लिखा है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मीनिंग आप साफ यहाँ समझ रहे हैं कि इनर्शिया का काम होता है कि पार्टिकल के नेचर का अपोज करना। अगर वो मोशन चाहता है या अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा। डायरेक्शन विच हैज द ग्रेटर, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी यहाँ पे ज्यादा होता है। तो बस ये सिंपल सा आपको समझना है। अब देखिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ से फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है एट t इक्वल टू t1 टाइम पे और इसका मोमेंटम इनिशियली p1 है। दूसरा जब वो टाइम t2 हुआ तो उसका मोमेंटम जो है p2 हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर यहाँ पे कहें तो mv1 और यहाँ पे mv2 ऐसा बोला जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए स्टेट दैट, या इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is directly proportional to the rate of change of its momentum। आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी यहाँ पे हम बात कह सकते हैं। देखिएगा हमने अगर v1 और v2 लिया है तो यहाँ पे अगर क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए फोर्स यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अगर हम यहाँ पे कुछ t इक्वल टू 0 टाइम यानी इनिशियली टाइम 0 हो और यहाँ t टाइम हो जाए
और अगर हम कहें कि v1 यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी और v2 इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी, ऐसा कह सकते हैं एट t इक्वल टू 0 टाइम और एट टाइम t पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हैं यहां से बताइए? तो v माइनस u मास बाहर रहेगा अपॉन t। आपको याद होगा कि फोर्स यहाँ पे हम डायरेक्टली का साइन, यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m v माइनस यू अपॉन टी। और उम्मीद करते हैं v माइनस यू अपॉन टी का आपको याद होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहां से ये फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ गया। ये एक रिलेशन है जो कि सेकंड लॉ से हमें मिलता है। और अब यहाँ पे जब लॉ की बात कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी यहीं पे खत्म करते हैं। तो हेडिंग कीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? अगर हम जितना भी फोर्स किसी पार्टिकल पे लगाते हैं वो उतना ही हम पे लगा देता है। यही न्यूटन थर्ड लॉ ने, न्यूटन के थर्ड लॉ में यही पढ़ना है। तो आइए हम इसका डेफिनेशन आपको क्लियर करते हैं। लिखिए इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन these in there is an equal and opposite reaction। ठीक है, यहाँ पे इट स्टेट दैट द एवरी एक्शन दैट इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिएगा यहां पे क्या हो गया, अगर रिएक्शन फोर्स की बात करें हम, माइनस लगा के एक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आप मान लीजिए कि किसी वाल को आप पुश करें तो पुश कीजिएगा तो वाल तो आगे बढ़ेगा नहीं। अगर आप पुश कर रहे हैं तो वो आपका अपोज जरूर करेगा, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही वो लगा जरूर देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो चुका होगा अभी तक का। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और अब पढ़ेंगे हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब आप हेडिंग कर दीजिए इम्पल्स। न्यूटन के थर्ड लॉ तक हमने क्लियर कर दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अब इससे थोड़ा रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। तो आइए देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है इसे समझिए। इम्पल्स इज डिफाइंड एज the product of force and time। यहां पे लिख सकते हैं impulse is thus equal to change in momentum। चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंपल्स इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, और साथ ही इसको लिखा जा सकता है इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में जितना हमने समझाया आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया
और अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल बटन दबाना भूलिए, जिससे लगातार वीडियो आपको